हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। 12 फरवरी के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ रोज अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 12 फरवरी के करंट अफेयर का, ध्यान से सुनिएगा। एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया है, इसका नाम है विंग्ड राइडर। तो क्वेश्चन हमारा इसी से है कि हाल ही में विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच में आयोजित किया गया। तो देखिए, इंडिया की ही जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उनके मध्य में इसका आयोजन किया गया, विंग्ड राइडर। ओके, ये नाम है किसका? मिलिट्री एक्सरसाइज का। कौन सी दो आर्म्ड फोर्स हमारी शामिल हुई? तो दो आर्म्ड फोर्स जिसके मध्य में यह आयोजन किया गया, यह है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के मध्य में आयोजित किया गया विंग्ड राइडर मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, देखिए आयोजन कहां पर हुआ है, यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर एक रीजन की बात की जाएगी जिसका नाम है ईस्टर्न थिएटर। ओके, आपको पता है जो ईस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी की, कहां पर है? हमने कुछ सेशंस पहले बात की थी जिसका नाम चेंज किया गया है। तो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है फोर्ट विलियम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, जिसका नाम बदलकर अब किया गया है विजय दुर्ग। हमने बात की थी। तो यहां पर जो हमारा ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है ना, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, उस ईस्टर्न कमांड मतलब हेडक्वार्टर विजय दुर्ग, यहां से ईस्टर्न थिएटर को कंट्रोल किया जाता है। पूर्वोत्तर का पूरा रीजन ईस्टर्न थिएटर की रीजन या क्षेत्र में गिना जाता है। यहीं पर ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और इसे नाम दिया गया विंग्ड राइडर। हमारे जो सेना के जवान हैं, स्पेशली आर्मी के या एयरफोर्स के, अगर पूर्वोत्तर भारत में जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है ये जो सारे क्षेत्र है ये इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं, या तो चीन के साथ या म्यांमार के साथ, या फिर और दक्षिण में जाएं तो त्रिपुरा जैसे राज्य बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं। अगर इन क्षेत्रों में कभी भी डिस्प्यूट होता है तो इंडियन आर्मी बाय रोड मतलब थल के माध्यम से ज्यादा दूर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हवा से डायरेक्ट लैंड किया जा सके या हवा से डायरेक्ट डिप्लॉय किया जा सके हमारे सैनिकों को, एरोप्लेन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से, तो इनको यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही। किसको? हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक हैं उनको और इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं उनको। तो ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है हमारा विंग्ड राइडर के नाम से। आयोजन कहां पर किया गया? ईस्टर्न थिएटर, जिसको कंट्रोल किया जाता है रीजन को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर विजय दुर्ग से, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो ईस्टर्न थिएटर क्षेत्र या रीजन में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पूर्वोत्तर के सारे राज्य यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सारे इंटरनेशनल बाउंड्री कहीं ना कहीं साझा करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। आगे आइए, हाल ही में रॉटरडम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉटरडम ओपन 2025, अच्छा पहले तो प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं कि किससे संबंधित है। तो ये टेनिस की प्रतियोगिता है, याद रखिएगा, टेनिस प्रतियोगिता है रॉटरडम ओपन 2025। इसका हाल ही में खिताब अपने नाम किया है कार्लोस अल्कराज ने। बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज किस देश से बिलोंग करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में, कार्लोस अल्कराज ने रॉटरडम ओपन के फाइनल में एलेक्स डी मिनार को हराया है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर रनर अप रहे एलेक्स, और यहां पर विनर हो जाते हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस प्लेयर, रॉटरडम ओपन 2025 में। कार्लोस अल्कराज के जीवन का यह पहला इंडोर हार्ड कोर्ट टाइटल है। वैसे जो एटीपी टूर है, हम जिस रॉटरडम ओपन की बात कर रहे हैं ना, ये एटीपी टूर 500 का हिस्सा है। जैसे आपको मैंने पहले डायमंड लीग बताया था,
है ना, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है। तो पूरे साल में ये जो एटीपी टूर होता है 1500 अलग अलग आयोजित किए जाते हैं और अलग अलग फेज में अलग अलग टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। तो एक फेज में एक टूर्नामेंट के रूप में एटीपी टूर 500 में रोटरडम ओपन भी देखने को मिलता है। टेनिस प्रतियोगिता है और इंडोर हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। तो इसका टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। एटीपी टूर टाइटल के रूप में ये इनका 17वां टाइटल है, लेकिन रोटरडम ओपन जब से शुरू हुआ है 52 साल के इतिहास में पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अल्कराज, जिसने इस टाइटल को अपने नाम किया। और यहां पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि कार्लोस अल्कराज का जो रोटरडम ओपन है ना, उसमें ये डेब्यू मैच था, मतलब डेब्यू ही किया है और पहली बार में ही विनर बने हैं स्पेनिश खिलाड़ी। ठीक है, तो एटीपी टूर 500 का हिस्सा है रोटरडम ओपन। आयोजन किया जाता है नीदरलैंड के रोटरडम में, है ना। तो रोटरडम प्लेस का नाम है, नीदरलैंड में देखने को मिलता है और यहीं पर टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये हो जाती है रोटरडम ओपन। वार्षिक टूर्नामेंट है, हर साल आयोजित किया जाता है मेंस टेनिस टूर्नामेंट के रूप में, है ना। प्रोफेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका खिताब अभी किसने अपने नाम किया? कार्लोस अल्कराज, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी। अब यहां पर एटीपी टूर की बात करें, क्लियर हो गया होगा। प्रोफेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है। स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी 1990 में। अलग अलग एटीपी टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के द्वारा, ये संस्था के द्वारा, जैसे एटीपी 1000, एटीपी 500, एटीपी 250, ऐसे अलग अलग टाइटल कप आयोजित किए जाते। कार्लोस अल्कराज, आपको यह पता चल गया कि स्पेनिश खिलाड़ी है। काफी सारे ग्रैंड स्लैम इनके नाम हैं, जैसे कि देखिए 2022 में यूएस ओपन का सिंगल्स, जो मेन सिंगल है, उसका खिताब जीता था। 2023 में विंबलडन ओपन जीता इन्होंने और 2024 में फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का खिताब भी अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में जो टेनिस की प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता था टेनिस का नोवाक जोकोविच, सर्बियन खिलाड़ी। और कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। और अब रॉटरडम ओपन का खिताब इन्होंने हाल ही में अपने नाम किया है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफी स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, इसको आपके लिए बहुत ही इजी वे में एमसीक्यूज फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। यहां पर आपको ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन सीरीज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको देखिए बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज तो ये कि आप 1000 एमसीक्यूज को जब ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको विथ डिटेल, विथ एक्सप्लेनेशन आपको पूरी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होते हैं 1000 क्वेश्चन सीरीज के ज्योग्राफी की, और आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होते हैं। तो डिटेल्ड में आपको पूरी विथ डिटेल 1000 एमसीक्यूज मिलते हैं विथ वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन के साथ। काफी नॉमिनल चार्जेस से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। चलिए आगे आ जाएंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं ब्राजील के, जिनका नाम है मार्सेलो। ब्राजील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं मार्सेलो। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से 36 ईयर की एज में अनाउंसमेंट घोषित किया है रिटायरमेंट के लिए। ओके, मार्सेलो रियल मैड्रिड के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं और ब्राजील के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं। कौन? तो यह है मार्सेलो। ठीक है, ब्राजीलियन फुटबॉलर। 2021 में रियल मैड्रिड के कप्तान भी रहे हैं और 117 वर्षों में रियल मैड्रिड के पहले गैर स्पेनिश कप्तान थे। देखिए, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसके लिए खेलते हैं कौन? मार्सेलो। और इतिहास में पहली बार एक गैर स्पेनिश कभी अगर रियल मैड्रिड का कप्तान बना है फुटबॉल क्लब का, तो वो है मार्सेलो। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं ब्राजील के लिए। आपको पता है ब्राजील सबसे ज्यादा बार आज तक फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप।
5 बार ब्राजील की टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आखिरी बार ब्राजील 2002 में जीती थी फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब। इसी देश के खिलाड़ी हैं मार्सेलो, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। हाल ही में HAL ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम क्या रखा है? तो एक एयरक्राफ्ट है जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, HAL ने बनाया है। इसका नाम है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। जो पायलट होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो फायर पाइट जो हमारे जवान होते हैं एयरफोर्स में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, तो ये जो एयरक्राफ्ट था इसका नाम था हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। अब इसको नया नाम दिया गया है यशस। आंसर सी, HAL ने इसका विकास किया था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने मेन जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर किया है यशस। जो हमारे पायलट है उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक्चुअल में इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया यशस। पायलट अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होती है ना, तो उस कंडीशन में खुद को कैसे बचा सकते हैं, है ना, अपने एयरक्राफ्ट को कैसे बचाएंगे, इस चीज की यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट की जो उड़ान क्षमताएं हैं उनका विस्तार करना, उनको और बेहतर बनाना, और अच्छा जो पायलट से उनको ट्रेन करना, मुख्य उद्देश्य यशस को डेवलप किए जाने का। तो एक एयरक्राफ्ट है, पहले इसका नाम था जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, पहले नाम था हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36। ओके, एयरक्राफ्ट का नाम था, अब बदलकर किया गया है यशस। ठीक है, 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है, हथियार को कैरी कर सकता है, और लड़ाकू प्रशिक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है। जो हमारी एयरफोर्स है उनके वॉर की कंडीशन में उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यशस का यूज किया जाता है। तो HAL ने इसे डेवलप किया था। HAL की बात करें तो भारत में डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, भारतीय सरकार का स्वामित्व है, जो कि डिफेंस के लिए जो रक्षा मंत्रालय है उसके लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, और जो भी हथियार वगैरह चाहिए उनको डेवलप करती है, एयरक्राफ्ट स्पेशली। तो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है बेंगलुरु, इंडिया में। दिसंबर 1940 में स्थापना की गई थी, और महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है इसको 2024 में, लास्ट ईयर। हाल ही में पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल अपने नाम किए? तो थाईलैंड के बैंकॉक में हाल ही में आयोजित किया गया था पैरा आर्चरी एशिया कप। कहां पर? थाईलैंड, बैंकॉक। ओके, तो पहले तो हमको प्लेस मिल गया, कहां पर आयोजन? बैंकॉक। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025, इसमें भारत मेडल टेली पर पहले स्थान पर रहा है पूरे एशिया कप में। इंडिया ने टोटल 6 यहां पर गोल्ड अपने नाम किए। कितने? 6 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने पैरा आर्चरी एशिया कप 2025। अगर हम टोटल मेडल की संख्या देखें इंडिया की, तो यह मेडल है 12, और मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर। 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। हमसे क्वेश्चन गोल्ड पर था तो 6 गोल्ड, ऑल ओवर मेडल है 12। मेडल टेली में पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में इंडिया पहले स्थान पर। सेकेंड प्लेस पर है थाईलैंड, जहां पर आयोजन भी किया गया, 8 मेडल जीते हैं, और थर्ड प्लेस पर है इंडोनेशिया, जिसने 6 मेडल अपने नाम किए। देखिए, इंडोनेशिया और उनके मेडल्स, कितने गोल्ड जीतने, कितने सिल्वर जीते, ये हमारे काम का इतना है नहीं, केवल हम इंडियन याद रखेंगे और इनके प्लेस याद रखेंगे। तो पहले नंबर पर हो गया इंडिया, सेकेंड पर है थाईलैंड, और थर्ड पर है इंडोनेशिया। ठीक है, टॉप 3 यहां पर मैंने आपको बता दिए। इंडिया ने 12 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। 6 गोल्ड में से 4 गोल्ड तो हमने टीम गेम्स में जीते, टीम इवेंट में। 2 जो इंडिविजुअल गोल्ड थे उसमें एक सरिता ने जीता और एक श्याम सुंदर स्वामी ने अपने नाम किया। दोनों ही पैरा आर्चर हैं इंडिया के, ध्यान रखना, खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 2 इंडिविजुअल गोल्ड हो गए और 4 हो गए टीम इवेंट के गोल्ड। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। इंडिया ने 12 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। आयोजन 5 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक। भारत का पैरा आर्चरी एशिया कप में आज तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है।
मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर आया। हाल ही में चर्चा में रही मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? एमपी में। एक सिंचाई प्रोजेक्ट है एमपी में, दो नदियों पर, मोरान और गंजाल। नर्मदा की सहायक नदियां हैं, इसमें से स्पेशली गंजाल, और गंजाल की सहायक है मोरान। तो इन पर देखने को मिलता है एक सिंचाई प्रोजेक्ट जो कि एमपी राज्य में स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एमपी गवर्नमेंट को एक चेतावनी दी है कि भैया ये जो आपने सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किया है, हालांकि आपका जो सोचना है वो पॉजिटिव है, एमपी के इन नदियों के आसपास का जो रीजन है ना, वहां पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाना, ठीक है। एग्रीकल्चर, अगर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा तो एग्रीकल्चर को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहां पर अलग अलग डैम्स बनाए जाएंगे दोनों नदियों पर, मोरान और गंजाल पर। तो मोरान गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, सिंचाई परियोजना की बात करें, तो इससे हो यह रहा है कि भाई दो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र हैं जो कि डूब सकते हैं इन फ्यूचर अगर इन नदियों पर डैम बनाए जाते हैं। एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी में ही है और एक मेलघाट टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जो कि महाराष्ट्र के रीजन में आता है। तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं जो टाइगर एरिया है, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में ही है, टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को। अब वहां पर जो टाइगर के जो नेचुरल आवास हैं वो यहां पर जलमग्न हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के कारण, इरिगेशन प्रोजेक्ट के कारण। तो मोरान गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में था, मध्य प्रदेश राज्य में ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। यहां पर देखिए गंजाल नर्मदा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब लेफ्ट तरफ से आके मिलने वाली सहायक नदी है। और मोरान की बात करें तो ये गंजाल की मेन ट्रिब्यूटरी है, मुख्य सहायक नदी। इन दोनों पर ही डैम्स बनेंगे अलग अलग। तो एमपी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को खतरा है और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व को खतरा देखने को मिलता है। तो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा है ना, ये मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां पर इस परियोजना में डैम बनाए जाएंगे। अब ये चीज देखिए कि होशंगाबाद में होशंगाबाद मतलब अभी नर्मदापुरम में, इसको सही कर सकते हैं आप, ये नर्मदापुरम हो गया है वर्तमान में, ठीक है, एमपी का। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ही है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और इसके अलावा अगर हम शिवनी के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, दक्षिणी एमपी, तो पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं टाइगर के संरक्षण को लेकर। तो इसके लिए चेताया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी के नर्मदापुरम जिले में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह देखने को मिलता है अमरावती जिले में, महाराष्ट्र में। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था तो उसके तहत जो पहले 9 टाइगर रिजर्व बने थे उसमें से एक मेलघाट टाइगर रिजर्व भी था, ओके, जो कि सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर का भी हिस्सा है। तो यहीं पर गंजाल नदियों पर यह सिंचाई परियोजना है जो कि काफी विवादित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी आधार बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। भारतीय संविधान का के कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करता है या किसके तहत यह मौलिक अधिकार है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है ना तो उसको गिरफ्तारी का वजह बताई जाएगी, उसको कानूनी आधार बताया जाएगा कि भैया वारंट है और ये आधार है आपको गिरफ्तार करने का, ऑफिशियली वारंट है आपके खिलाफ, किस केस में है या किससे रिलेटेड केस है, धोखाधड़ी, मर्डर या जो भी चार्जेस है उसके बारे में इंफॉर्म किया जाएगा एक व्यक्ति को अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है ना। आपको पता है मूवीज में आप देखते होंगे रैंडम पुलिस वाले आ गए, घर से उठा के ले गए, वो बंदा खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ भी, पुलिस धड़ धड़ाती हुई घुसती है कि गेट खोल के खटखटा के, और कभी कभी तोड़ के भी आ जाती है और फिर वो फट से उसको उठा के ले गई, कोई कारण नहीं है, कुछ बताया नहीं। तो भाई ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, ध्यान रखिएगा, है ना। हर व्यक्ति को जिसको पुलिस घर पे गिरफ्तार करने आ रही है, इवन कहीं भी, तो वो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, वारंट देख सकता है,
और उसको बताना पड़ेगा पुलिस को कि भैया किस कानूनी आधार पर या किस केस में उसको ले जाया जा रहा है या फिर उनके पास वारंट है कि नहीं, है ना। तो ये जो फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का, याद रखिएगा, संविधान के आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। एक लाइन जोड़ी गई है, विधि के तहत प्रक्रिया के अलावा। अगर उसको कानून की नजर में जो प्रोसीजर है किसी भी व्यक्ति को मार देने की, फॉर एग्जांपल फांसी की सजा, तो वो जो विधि के तहत प्रक्रिया है ना, उसके तहत तो उसको प्राणों से वंचित किया जाएगा, लेकिन विधि के तहत प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 21 प्रावधान करता है। पहले समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो केस कौन सा है। तो देखिए, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस है ये, विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, आर्टिकल 21 का ये मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही पर्सनल फ्रीडम या फिर प्राण की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी भी तरीके से नहीं। इसका जो 22 का सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके राइट्स और अरेस्ट का कारण उसे बताया जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के क्या क्या राइट है, उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये कारण बताया जाना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो अपने वकील को इन्फॉर्म कर सकता है, इतना उसको राइट है आर्टिकल 21 के तहत। कुछ इंडियन अगर हम देखें तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके सेक्शन 51A में भी ये चीज को मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसकी सूचना उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या भी जो भी उसके नॉमिनीज है उनको दी जानी चाहिए, है ना। ये पुलिस का कर्तव्य। तो ये भी कुछ अलग अलग सेक्शन से जुड़े हुए हैं। यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 21। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ओपन विमेन्स टेनिस प्रतियोगिता, याद रखिएगा। ओके, 2025 में इसका खिताब अपने नाम किया है जिल टेकमैन ने। किसने? जिल टेकमैन। कहां की है? जिल टेकमैन की बात करें तो यह देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर हैं जिल टेकमैन, जिन्होंने मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता। मुंबई ओपन की बात करें तो देखिए, विमेंस के लिए टेनिस टूर्नामेंट है। इवन याद रखिएगा कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA का केवल एक ही टूर्नामेंट इंडिया में आयोजित किया जाता है, एकमात्र विमेन टेनिस टूर्नामेंट। WTA विमेंस टेनिस एसोसिएशन ही है, इसका केवल एक टूर्नामेंट इंडिया में आयोजित किया जाता है और वो है मुंबई ओपन। ठीक है, दोनों प्रारूपों में, सिंगल्स और डबल्स, विमेन सिंगल और विमेन डबल। यहां पर विमेन सिंगल का जो खिताब है 2025 में वो जीता है जिल टेकमैन ने, स्विट्जरलैंड की टेनिस प्लेयर है। यहां पर देखिए, आयोजन जो हुआ है ना, मुंबई का जो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है उसका जो परिसर है ना, वहां आयोजित किया गया था 3 से लेकर 9 फरवरी 2025 तक। अब यहां पर विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता मुंबई ओपन 2025 में? जिल टेकमैन ने, जिन्होंने फाइनल में थाईलैंड की मनानचाया को हराया। तो थाईलैंड की प्लेयर रही है मनानचाया रनर अप, और विनर हो गई विमेन सिंगल फाइनल मुंबई ओपन 2025 में जिल टेकमैन, स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी। यहां पर विमेन्स टेनिस एसोसिएशन क्योंकि आयोजन कराता है, तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 1973 में, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है USA के फ्लोरिडा में। ये चौथा एडिशन है 2025 में, है ना, मुंबई ओपन 2025। पहले 2017, 2018 और 2024 में आयोजित किया जा चुका है, और अब आयोजित किया गया 2025 में। एंटी स्मगलिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? एंटी स्मगलिंग डे इंडिया में मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को, है ना। जो हमारी स्मगलिंग को रोकना, स्मगलिंग के प्रति लोगों को अवेयर करना कि भाई ये क्राइम है,
इसके प्रति इंडिया में लोगों को जागरूक करना एंटी स्मगलिंग डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 11 फरवरी को मनाया जाता है ना। सीमा पार से जो स्मगलिंग होती है ना, उसको रोकना, उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, और इसके अलावा इससे जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनसे निपटना मुख्य उद्देश्य एंटी स्मगलिंग डे को मनाए जाने का। 11 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2022 में, मतलब इस साल 4th एडिशन है या 4th टाइम मनाया जा रहा है एंटी स्मगलिंग डे। इंडिया की ही 2 संस्था है जिन्होंने मिलकर इसे शुरू किया। एक तो फिक्की है, बहुत बार नाम सुना होगा, और एक है कैस्केड, कास्केड भी बोल सकते हैं। तो एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक है कास्केड। फुल फॉर्म छोड़ दो, 2 संस्थाओं ने मिलकर इसे शुरू किया था। पहली बार 2022 में और 2025 में चौथी बार मनाया गया इंडिया में एंटी स्मगलिंग डे। यहां पर देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसकी तरफ से नहीं मनाया जा रहा, इसलिए इसकी थीम 2025 में अभी नहीं आई है। 2024 की थीम है हमारे पास, 2025 में तो अभी तक नहीं आई। तो 2024 की थीम की बात कर लेते हैं, स्टैंड अगेंस्ट स्मगलिंग 2024 की थीम थी। 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है, और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को भी मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो 2025 में ये अभी 11 फरवरी को मनाया गया। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा थाई पुसाम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पुसाम फेस्टिवल इसे मनाया जाता है तमिलनाडु के जो तमिल हिंदू कम्युनिटीज है उनके द्वारा। थाई पुसाम फेस्टिवल अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के जो वहां के तमिल हिंदूज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उनको शुभकामनाएं दी है वहां के पर्टिकुलर स्थानीय फेस्टिवल के लिए। और इस फेस्टिवल का नाम है थाई पुसाम फेस्टिवल। देखिए हर साल ये अलग अलग दिन आता है। हिंदू जो पंचाग होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है, और हिंदू पंचाग में तमिल महीने की पहली पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है, जो कि अभी गई है ना। तो ये हर साल अलग अलग दिन आ सकती है फरवरी मंथ में, तो जब भी आएगी तो दिन शिफ्ट होगा। लेकिन यहां पर हमको यह पता होना चाहिए कि थाई पुसाम फेस्टिवल किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, तो तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा देखिए, भगवान जो शिव है ना, उनके पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका ही एक स्वरूप दक्षिण भारत में पूजा जाता है मुरुगन भगवान के रूप में। तो भगवान मुरुगन की जो सुर पद्म राक्षस पर विजय थी, जो वध किया था राक्षस का भगवान मुरुगन ने, उनकी विजय के सम्मान में, या उनकी, जैसे हम दिवाली मनाते हैं जब राम जी अयोध्या आए, है ना, ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। धन्वंतरी का जब उदय हुआ तो हमने धनतेरस मनाते हैं हम। तो उसी तरीके से जब भगवान मुरुगन ने सुर पद्म राक्षस का वध किया, उस पर विजय प्राप्त की, तो उसके सम्मान में तमिल महीने की पूर्णिमा में मनाया जाता है थाई पुसाम फेस्टिवल तमिलनाडु की हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु के साथ साथ वैसे काफी देशों में भी ये मनाया जाता है, जो वहां की हिंदू कम्युनिटीज है वो मनाती है। जैसे देखिए भारत के आसपास श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया सॉरी मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, तो अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। पर इंडिया में स्पेशली थाई पुसाम फेस्टिवल मनाया जाता है तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, जिनको शुभकामनाएं दी है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। ओके, तो यहां पर 12 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमने समझ लिए हैं, डिटेल में डिस्कस किए। अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर लेंगे। क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन थे हमारे कल के सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड पल्सेस डे का, तो ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। सेकेंड, हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो ये हो जाती है बीजेपी, 48 सीट। हाल ही में सैम नुजोमा का निधन हो गया, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। हाल ही में किस राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो ये है कहां के? मणिपुर राज्य के एन बीरेन सिंह। हाल ही में लेबनान का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया?
तो ये बने हैं नवाब सलाम। हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में किस देश ने WHO छोड़ने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है किसने? अर्जेंटीना ने। हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को रैंक दी गई है 3rd। हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जा रहा है? इंडिया और मिस्र। हाल ही में IFFR 2025 में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये हो जाती है बैड गर्ल। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने समझे थे, डिटेल में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देता हूं आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन था भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो ये लकड़ावाला कमेटी थी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 93 के तहत की जाती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में CTP और IP की बात करें तो CTP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? कंप्यूटर में GIMP किससे संबंधित है? और पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की जो परत है उसको क्या कहा जाता है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।